नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज प्लस। मैं हूं आपके साथ अमृता कंचन। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। तब तक बने रहे स्टार न्यूज प्लस पर मेरे साथ। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव का बिगुल बज गया है। चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया। महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर को एक ही चरण में मतदान होगा, तो वहीं झारखंड की 81 विधानसभा सीटों पर 2 चरणों में मतदान होने हैं। पहले चरण की वोटिंग 13 नवंबर और दूसरे चरण की वोटिंग 20 नवंबर को होगी। महाराष्ट्र के साथ ही झारखंड चुनाव के नतीजे भी 23 नवंबर को आएंगे। गौरतलब है कि महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर 2024 को खत्म हो रहा है। झारखंड की बात की जाए तो वहां 5 जनवरी 2025 को सदन का कार्यकाल खत्म होगा। चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र में नामांकन करने की तारीख 20 अक्टूबर तय की है। वहीं इसकी आखिरी तारीख 29 अक्टूबर रखी गई है और नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख 4 नवंबर है। महाराष्ट्र और झारखंड के साथ ही उपचुनाव की तारीखों का भी ऐलान किया गया। 13 नवंबर को 47 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे। वहीं केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग 20 नवंबर को होगी, लेकिन यूपी के मिल्कीपुर में अभी उपचुनाव नहीं होगा। इसके साथ ही 2 लोकसभा सीटों पर भी उपचुनाव होना है। केरल की वायनाड सीट पर 13 नवंबर को वोटिंग होगी, तो वहीं महाराष्ट्र की नांदेड़ सीट पर 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। ऐसे में सियासी दलों ने कमर कस ली है और तैयारियों में लग गए हैं। विपक्ष लगातार चुनाव आयोग पर बीजेपी के इशारे पर काम करने का आरोप लगाता रहा है। अब एक बार फिर चुनाव आयोग सवालों के निशाने पर है, क्योंकि झारखंड और महाराष्ट्र चुनाव की तारीखों के ऐलान को लेकर सवाल किए जा रहे हैं कि आखिर बीजेपी को इसकी खबर पहले कैसे मिल गई। झारखंड से जेएमएम नेता मनोज पांडे ने ये सवाल खड़े किए हैं। पांडे ने पूछा है कि असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा को ये कैसे पता चला कि मंगलवार को चुनाव आयोग चुनाव की घोषणा कर रहा है। हिमंता ने कहा था, कल शाम तक मेरा लगता है कि पूरा कमीशन घोषणा कर देने का तुरंत बाद, कल परसों। इसके बाद मनोज पांडे का बयान भी सामने आया है। पांडे का आरोप है कि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है। देखिए, तैयार तो हम हमेशा इलेक्शन मोड में ही रहते हैं, क्योंकि हम जनहित के काम करते हैं। हमारा जो कमिटमेंट होता है वो धरातल पर उतरता है। जन सेवा के माध्यम से राजनीति का एक उत्कृष्ट उदाहरण आपको मिलेगा झारखंड में हेमंत सोरेन जी की सरकार में। तो उसके माध्यम से हम हमेशा इलेक्शन के लिए तैयार हैं। लेकिन आज इलेक्शन का घोषणा होना है और इसकी जानकारी कल ही भाजपा नेताओं को हो जाती है। बहुत गंभीर विषय है। क्या भाजपा नेताओं के इशारे पर आयोग काम करता है? हिमंता बिस्वा शर्मा जी का एक बाइट है कल, उन्होंने बोलते बोलते ये बोल दिया कि कल तो चुनाव की घोषणा हो जाएगी। बड़ा अजीब लगता है। इस कदर किसी आयोग को कठपुतली बना के रखना गंभीर बात। इसके साथ ही जेएमएम ने इसी मुद्दे को लेकर एक्स पर एक पोस्ट भी किया, जहां एक और पार्टी ने बीजेपी नेताओं पर चुनाव तारीखों के बारे में पहले ही सब कुछ पता होने का आरोप लगाया, तो वहीं साथ में ये भी कहा कि बॉस ने सब सेट कर दिया है। क्या सीन है ईसीआई, कुछ कहिएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला 16 अक्टूबर को सुबह 11:30 बजे दूसरी बार जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। आर्टिकल 370 हटने और पूर्ण राज्य का दर्जा खत्म कर केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए जम्मू कश्मीर की ये पहली सरकार होगी। उमर अब्दुल्ला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की पहले सीएम बनेंगे। इससे पहले एलजी मनोज सिन्हा ने उन्हें सरकार बनाने का न्योता दिया, जिसकी जानकारी उमर ने खुद अपने एक्स अकाउंट से दी। अब इस समारोह के लिए पार्टी की तरफ से तैयारी पूरी कर ली गई है। इस शपथ ग्रहण समारोह में इंडिया गठबंधन से कांग्रेस के चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव, एनसीपी, एससीपी शरद पवार जैसे नेता शामिल होंगे। वहीं कहा जा रहा है कि उमर अब्दुल्ला के साथ 10 मंत्री भी शपथ ले सकते हैं, जिसमें कांग्रेस से 2, सीपीएम से 1, बाकी के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस से होंगे। बता दें कि मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह श्रीनगर के शेर-ए-कश्मीर स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा, जिसके लिए प्रदेश सरकार ने सुरक्षा के लिए तगड़े इंतजाम कर लिए हैं। ऐसे में अब ये देखना दिलचस्प होगा कि मुख्यमंत्री बनने के बाद अपने किए हुए वादों को उमर अब्दुल्ला कितना पूरा कर पाते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। राज्य की सभी 288 सीटों पर 20 नवंबर को एक चरण में चुनाव होगा, जिसके नतीजे 23 नवंबर को सामने आएंगे। अब इस बीच महाविकास अघाड़ी के बीच सीट बंटवारे को लेकर खबर सामने आई है। बता दें कि महाविकास अघाड़ी में महाराष्ट्र की सभी 288 सीटों पर सहमति बनने की खबर सामने आ रही है।
जिसकी आधिकारिक बैठक कल शाम 5 बजे दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में होगी। बता दें कि इस सीट बंटवारे में कांग्रेस को 105 से 110 सीटें, शिवसेना यूबीटी को 100 से 105 तो वहीं एनसीपी शरद पवार को 75 से 80 सीटें मिलने का अनुमान है। इसे लेकर कल शाम को महाविकास आघाड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आधिकारिक रूप से सीटों के बंटवारे का ऐलान कर सकती है। सीट बंटवारे के आधिकारिक ऐलान के बाद तीनों ही दल फिलहाल इन सीटों पर उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 शुरुआत से ही विवादों में घिरा हुआ है। विपक्ष लगातार विरोध कर रहा है, जिससे केंद्र सरकार भी बैकफुट पर है। हालांकि विवाद को शांत करने के लिए ही इस विधेयक को जेपीसी के पास भेजा गया, लेकिन अब वहां भी मामला सुलझता नजर नहीं आ रहा है। बैठकों में लगातार विवाद हो रहा है और ये विवाद इतना बढ़ गया कि विपक्षी सांसदों ने बैठक से वॉकआउट कर दिया। विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाया कि बीजेपी के एक सदस्य ने उन पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। इसके बाद विपक्ष के नेताओं ने वॉकआउट कर दिया। इससे पहले भी विपक्ष के नेताओं ने वॉकआउट कर दिया था। बैठक के दौरान बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे, दिलीप सैकिया, अभिजीत गांगुली और टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी, कांग्रेस के गौरव गोगोई के बीच तीखी बहस देखने को मिली। वक्फ बोर्ड में महिलाओं को शामिल करने को लेकर इन लोगों में तीखी बहस हुई। विपक्षी नेताओं का कहना है कि जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ही नियमों के मुताबिक काम नहीं कर रहे हैं और उन्होंने सांसदों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। दूसरी तरफ बीजेपी सांसदों का आरोप है कि विपक्षी सांसद अध्यक्ष को ही बुरा भला कह रहे थे। दरअसल 14 अक्टूबर को कर्नाटक राज्य अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष अनवर मणिपप्पाड़ी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर वक्फ जमीन घोटाले में शामिल होने का आरोप लगा दिया था। इस पर ही विपक्ष आपत्ति जता रहा है। लगातार 2 दिन तक बैठक में विपक्ष ने विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन विपक्ष की सुनवाई नहीं हो रही है। ऐसे में अब विपक्ष क्या रणनीति बनाएगा, ये देखने वाली बात है। भारत और चीन के बीच 4 साल से भी अधिक वक्त से सीमा पर तनाव बना हुआ है। दोनों देशों के बीच तनाव को कम करने के लिए कई बैठक भी हुई है, लेकिन सीमा को लेकर चल रहा विवाद अभी तक सुलझा नहीं है। इस बीच रक्षा मंत्रालय की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में भी चीन का मुद्दा उठा। स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में 3 सदस्यों ने चीन मुद्दे को लेकर बातचीत की राय दी। रक्षा मंत्रालय की समिति में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी सदस्य हैं और बैठक में वो भी शामिल हुए। उन्होंने प्राथमिकता के आधार पर मुद्दों को डिस्कस करने पर जोर दिया। रक्षा मंत्रालय स्टैंडिंग कमेटी के लद्दाख विजिट को लेकर भी सजेशन दिया गया। दरअसल विपक्ष लगातार ये मांग करता रहा है कि लद्दाख में चीन बॉर्डर पर क्या स्थिति है, इसके बारे में देश को सही जानकारी मिलनी चाहिए। पीएम मोदी भले ही दावा करते हो कि हिंदुस्तान की सीमा में ना तो कोई घुसा है और ना ही किसी दूसरे देश ने कब्जा किया। ऐसे में कहा जा रहा है कि रक्षा मंत्रालय की स्टैंडिंग कमेटी की अगली बैठक जो दीपावली के बाद बुलाई जा सकती है, उसमें सांसदों के लद्दाख दौरे पर सहमति बन सकती है। देश में चुनाव आते ही जनता को लुभाने के लिए राजनीतिक दलों की तरफ से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। इसे राजनीतिक भाषा में फ्री बीज या रेवड़ी कल्चर कहा जाता है। चुनावी रेवड़ियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र चुनाव आयोग के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है और दोनों को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा है। दरअसल कर्नाटक के निवासी शशांक जे श्रीधर ने इसके खिलाफ याचिका दाखिल की। याचिकाकर्ता की मांग है कि विधानसभा या आम चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों के जरिए विशेष रूप से नकदी के रूप में मुफ्त तोहफों और सौगात का वादा करना रिश्वत देना करार दिया जाए और मुफ्त सौगात पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश दिए जाए। साथ ही इस मामले में प्रभारी कदम उठाए जाएं और मुफ्त उपहार के चलन को रोका जाए। याचिकाकर्ता के वकील बालाजी श्रीनिवासन ने सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच के सामने इस मामले को उठाया। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों द्वारा मुफ्त उपहारों का वादा करना जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1991 के तहत रिश्वत माना जाए। याचिकाकर्ता ने कहा कि मुफ्त रेवड़ियां बांटने की वजह से सरकारी राजकोष पर बहुत ज्यादा वित्तीय बोझ पड़ता है और ये सब बेलगाम हो चुका है। ऐसे में कहा यह जा रहा है कि ये मुफ्त की सौगात बंद हो सकती है।